तो ये अपना उसका जो इसका पार्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, ये अपने 5 सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। किसका इफेक्ट ऑफ पावर सर्जेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्टेंस रिले। ये अपन कल देख चुके थे कि क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों उसको एज अ फॉल्ट की तरह कंसिडर करता है और कौन सा रिले कब उसके फॉल्ट को क्लियर करता है। जो जितनी देर तक ज़्यादा प्रभावित रहेगा वही उसके फॉल्ट को कंसिडर करेगा और फॉल्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो वो पावर सर्जेस को एज अ फॉल्ट कंसिडर करता है। उसकी चीज़ अपन इसके पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, ये आज अपन जो इस पार्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पावर स्विंग एनालिसिस। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे अपन? पावर स्विंग एनालिसिस। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन से लिख देता हूँ। अपन क्या पढ़ेंगे? पावर स्विंग अपन एनालिसिस करेंगे। अपन इसमें क्या करेंगे, एक जनरल लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एक है ना ग्राफिकल कंस्ट्रक्टेड स्टेट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन सा रिले अगर उस पर पावर सर्जेस आता है तो कब तक वो सिंक्रोनिज्म में रहता है और कब अपना सिंक्रोनिज्म लॉस कर देता है, और कौन सा रिले क्या बोलते हैं इसको एज अ फॉल्ट कंसिडर करता है और ये फॉल्ट क्लियर करता है, और कौन कितनी देर तक प्रभावित रहता है। ये अपन ने से पहले सेक्शन में देख ही लिया। अब अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कल अपन ने बात करी थी कि है ना जो करंट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के फेज एंगल के बीच में डिपेंड, कहते हैं फेज एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना, उस कारण से करंट फ्लो होगा। अब जितनी देर तक डिस्टर्बेंस आएगा, इनका एंगल जितनी देर चेंज होगा उसके कारण क्या होगा, करंट चेंज होगा, ये अपने देखेगा। तो अब अपन है ना करंट का एक्सप्रेशन लिखता है। तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे गिवन होगा, देखो इसको अपन एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। तो ये कुछ एंगल पे दूसरा वोल्टेज हो गया है ना, ये रेफरेंस है, और ये कुछ एंगल पे इसे बनना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग। अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इससे ये वाला वोल्टेज मतलब ई ए लीड कर रहा है ई बी से। अपन अज्यूम कर लेते हैं जो ई ए है वो लीड्स कर रहा है ई बी से। ठीक है ना, ये अपन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये अपना एज ए रेफरेंस हो गया और ये लीड कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में अपन करंट का एक्सप्रेशन लिखता है। तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे गिवन होगा, ये लीड कर रहा है ई ए, ये बड़ा हो गया ये, तो ई ए माइनस ई बी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल यहाँ पे इंपेडेंस की बात हो रही है, सिर्फ टोटल इंपेडेंस अकॉर्डिंग टू सिंपल सा ओम्स लॉ ही है। ठीक है, तो सिंपल सा वही अपने लगाया है, ई ए माइनस ई बी डिवाइड बाई टोटल इंपेडेंस, वो क्या है जेड ए जेड एल जेड बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ई ए माइनस ई बी डिवाइड बाई जेड ए जेड एल को मैं जेड टी लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, टोटल इंपेडेंस, इसको नाम देते हैं टोटल इंपेडेंस। ठीक है, टोटल इंपेडेंस हो गया। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, वी वोल्टेज दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। ये अपने कल वी वोल्टेज की बात नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि उसमें अपना काम नहीं था, अपना यहाँ पे काम है। अब है ना इस वोल्टेज क्या होगा इस रिले के अक्रॉस, इस रिले लोकेशन पर वोल्टेज कितना होगा वो कैसे गिवन होगा, जनरेटेड वोल्टेज में से यहाँ कितना ड्रॉप हो गया वो माइनस कर दूँ। सिंपल सा जो अपन डीसी मशीन या फिर अपन इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते थे उसमें इक्वेशन लगा देते, सर्किट पढ़ते थे, वो जो नॉर्मल इक्वेशन लगा देते वही होगा। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो जनरेटेड वोल्टेज है उसमें से यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दो। तो इस वोल्टेज की इक्वेशन कैसे हो गई, ई ए माइनस आई जेड ए, है ना, ई ए माइनस आई जेड ए। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू हो गई, ये हो गई। अब अपन ने कल एक चीज़ देखी थी कि इंपेडेंस वेरी हो रहा है। ठीक है, वो इंपेडेंस, तो इंपेडेंस की बात करते हैं तो इंपेडेंस क्या होता है, वी अपॉन आई। अब वी क्या है, ई ए माइनस आई जेड ए डिवाइड बाय आई, यही हो गया। अब आई से इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो तुम्हारी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, आ जाएगी ई ए बाय आई माइनस जेड ए। ठीक है ना, क्योंकि ये आई इसके साथ आ गई, ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो तुम्हारी क्या इक्वेशन आ गई, ई ए अपॉन आई माइनस जेड ए। तो ये तुम्हारी जेड की इक्वेशन आ गई। अब आई की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ मैं, ये जो मेरा आई है इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो इसको पुट करने के बाद मेरे जेड की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी देखो ई ए अपॉन ई ए माइनस ई बी अपॉन जेड टी माइनस जेड ए। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो वो कितना आएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा जेड ठीक है, ये कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू ये जेड टी ऊपर चले जाएगा तो ई ए जेड टी ओवर ई ए माइनस ई बी माइनस जेड ए।
ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया z का, ठीक है, ये z का एक्सप्रेशन आ गया। नहीं है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन तो मैंने निकाल लिया। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ अपन ने पहले अज्यूम करी थी कि ई है ना लीड्स कर रहा है ई बी से। अब एक चीज़ मानते हैं, अब ये जो ई ए अपॉन ई बी का रेशो है ना, इसको मैंने n मान लिया। क्या मान लिया? n। ई ए अपॉन ई बी का रेशो क्या मान लिया? ई ए अपॉन ई बी का रेशो मैंने मान लिया n। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना इस इक्वेशन में, ये जो z वाली इक्वेशन है, इसमें डिवाइड कर दो ई बी से, डिवाइड बाय ई बी से डिवाइड कर दो। ई बी से डिवाइड करूँगा तो ये मेरी कुछ इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, z इक्वल्स टू, इसको ई ए को डिवाइड करूँगा ई बी से, तो ई ए अपॉन ई बी क्या हो जाएगा? n जेड टी। ई ए अपॉन ई बी क्या हो जाएगा? n, और ई बी अपॉन ई बी क्या हो जाएगा? 1, है ना, माइनस जेड ए। अब देखो ये इक्वेशन कुछ सही नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने को फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसको अपन जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन ना एक टर्म्स, एक तुमने पढ़ा होगा ई की पावर आई डेल क्या होता है, ई की पावर, क्योंकि अब इसमें इमेजनरी और रियल पार्ट दोनों होंगे ना, तो इमेजनरी और रियल में से एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है ई की पावर आई डेल से। डेल क्या हो गया? वही रोटर एंगल, फेज डिफरेंस, और ई क्या हो गया? कॉस डेल प्लस जे साइन डेल, जिसमें इमेजनरी और रियल पार्ट पूरी हो गई। तो जो तुम्हारी जेड की इक्वेशन आ गई, फाइनल जो जेड की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? एन ई की पावर आयोटा डेल ओवर एन ई की पावर आयोटा डेल माइनस 1 जेड टी माइनस जेड ए। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? फाइनल जेड की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो अपनी फाइनल है ना, जो अपनी फाइनल जेड की इक्वेशन आई वो क्या आ गई? जेड इक्वल्स टू एन ई की पावर आयोटा डेल ओवर एन ई की पावर आयोटा डेल माइनस 1 जेड टी माइनस जेड ए। ठीक है, ये अपनी मेन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अब है ना यहाँ से 3 कंडीशन अराइज होती है, 3 कंडीशंस अराइज। कौन कौन सी? पहली तो होती है जब n ग्रेटर देन 1, दूसरी होती है जब n इक्वल्स टू 1, तीसरी होती है n लेस देन 1। ठीक है, n की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो, या n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो, या n की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो ये 3 कंडीशंस क्या होती है? अराइज होती है। तो इन 3 कंडीशंस के अपना एक कर्व बनता है। ठीक है, इन 3 कंडीशंस को लेके अपन एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, वो क्या होता है? जो कर्व होता है उसको अपन बोलते हैं जनरल लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, इससे अपन एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही, देखो ये रही जनरल लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो ये कर्व बन रहा है कुछ, ये तुम्हारा जेड ए बी क्या है? एक ए बी लाइन है। ये तुम्हारा है टोटल इम्पिडेंस, इसको ये क्या है? टोटल इम्पिडेंस, इसको बोलता हूँ जेड टी। ये तुम्हारा टोटल इम्पिडेंस है। ठीक है, अब देखो जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो n इक्वल्स टू 1 की जो लाइन होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी टू दी ए बी, और है ना जब n इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो उसकी जो लोकी बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब n लेस देन 1 होगा तो उसकी जो लोकी बनेगी वो किस तरह बनेगी? नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगी। पावर स्विंग्स की जो लोकी है, ये जो पावर स्विंग की लोकी है, ये n इक्वल्स टू ग्रेटर देन पे पॉजिटिव बनी, n इक्वल्स टू लेस देन पे नेगेटिव बनी, और जब n इक्वल्स टू 1 पे बनी तो स्ट्रेट लाइन बनी जो कि परपेंडिकुलर है टू दी ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब अगर है ना एक चीज़ और देखो इसके अंदर, अगर मैं बी के पॉइंट को एक्सटेंड करूँ आगे तक, बी के पॉइंट को एक्सटेंड करूँ तो मेरे को एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। उस सेंटर के ये इस जो लोकी का है, ये लोकी पूरा एक सर्कल बना लेगा, पूरी एक सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेगा। अगर मैं इस पॉइंट को, बी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड करता जाऊँ तो मेरे को एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। उस सेंटर पॉइंट से वो सेंटर पॉइंट इस सर्किल का, मतलब इसका, ये जो लोकी है इसका सेंटर पॉइंट होगा जो पूरा एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। सेम ऐसे बी ए को एक्सटेंड करूँगा तो इसके भी यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट मिलेगा बी, तो वो एक यहाँ पे एक और सेंटर पॉइंट मिलेगा जिससे ये जो लोकी है ये पूरा एज अ कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लेगा। तो अपन क्या करते हैं, उसी को जो ये कंप्लीट सर्किल ड्रॉ हो जाता है इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो उसी कर्व को अपन क्या बोलते हैं? जब ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक उसको कहते हैं। उसमें अपन लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म देखेंगे कैसे, अगर है ना
उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब अगर ये जो पावर सर्जेस होता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो जनरेटर अपना सिंक्रोनिज्म को लूज़ कर देता है। तो वो अपन उसके आगे इसकी ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक से देखते हैं। कुछ नहीं, बस इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो क्या है ZT, उसके बाद यहाँ से लेके जो सेंटर पॉइंट मिलेगा उसकी बीच की वैल्यू क्या होगी, उसको अपन इसके नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। ये देखो ये अपना वो दूसरा आगे ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कुछ नहीं करा, इसमें अपन ने क्या करा, एक तो वो जो n=1 की जो लाइन थी उसको और n<1 की लाइन, यानी n=1 की लाइन, n=1 की लाइन और n<1 की लाइन को अपन ने हटा दिया। ठीक है, अपन ने उसको इसमें नहीं लिया, इसका मतलब अपन ने ऐसे हटाया उसके लिए सिर्फ एक समझने के पर्पज़ के लिए। n=1 पे भी हो सकती है, n=1 पे भी हो सकती है और >1 पे भी। अपन ने सिर्फ यहाँ पे जिस केस को कंसिडर किया है वो होगा n>1 पे, और n<1 पे क्या केस होगा वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। वो बस उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसमें बस क्या है, यहाँ पे जो तुमने ना n को अज्यूम करा है ना पॉजिटिव में n>1 केस में, तो जब n<1 केस में बनेंगे ना तो जो इक्वेशन आई है ना उसमें n की जगह 1/n पुट कर देना है, बस n को रिप्लेस कर देना है 1/n से। कि यहाँ लिख देता हूँ मैं n रिप्लेस बाय 1/n फॉर n<1, बस n को रिप्लेस कर देना है अपन को 1/n से फॉर n<1, और कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी सेम जो इसका आएगा वो का एज इट इज़। ए के पॉइंट अगर ए को एक्सटेंड करके अपन सर्किल बनाते तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वही होगी, सेम फॉर्मूला वही होगा, सब कुछ वही होगा जो इसका है, बस n की जगह n 1/n से रिप्लेस हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं होगा। जो चीज़ यहाँ आएगी वो की वो उसमें आएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन सिर्फ इसी एक पॉइंट को कंसिडर करके समझते हैं। और देखो अपन ने क्या करा, वो लोकी बन रही थी, ये बी पॉइंट को एक्सटेंड करा, एक अपन को सेंटर पॉइंट मिल गया, उस सेंटर पॉइंट से ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो अब है ना ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से सर्किल का जो रेडियस होगा वो कैसे गिवन होता है, वो ये फॉर्मूला याद कर लो, n/ZT n² - 1। n क्या होगा, वही E/EB, n और ZT क्या था, टोटल इम्पिडेंस, यानी ZA + ZL + ZB है ना, ये ZA और B दोनों का इम्पिडेंस और ये लाइन का इम्पिडेंस। ठीक है, ZT इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया रेडियस, और बस इसमें से n को हटा दो तो ये फॉर्मूला हो जाता है। या b तक, ये देखो a से b तक की तो तुम्हें वैल्यू पता ही है, a से b तक की वैल्यू क्या है, ZT टोटल इम्पिडेंस। तो फिर इस b पॉइंट को अपन एक्सटेंड करके सेंटर तक गए, तो उस b पॉइंट से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे गिवन होगी, ये भी याद कर लो, ZT/n² - 1। ये क्या है, ZT/n² - 1, यहाँ लिख देता हूँ, ये है ZT/n² - 1, ये ZT है अपन n² - 1। ठीक है, ये उसकी हो गया, यानी और ये सर्किल सेम सिमेट्रिकल होगा, इस ए पॉइंट पे भी लेते हैं तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है ना अगर ये पॉइंट एक्सटेंड होता 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 यहाँ तक चले गया, अगर एंगल वेरी होता है अपना, कुछ ज़्यादा वेरी हो जाता है और वो वेरी होते 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 यहाँ तक चले जाता है, तो है ना जो जनरेटर है वो अपना सिंक्रोनिज्म को लूज़ कर देगा। मतलब जो जनरेटर है वो सिंक्रोनिज्म लंबे समय तक फिर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब ये जो पावर स्विंग्स लो की है ना, ये जिस रिले की जोन में मतलब जो पावर स्विंग्स लो की होगी ना, जो मतलब रुको एक सेकंड, मतलब मेरा कहने का है कि अपन ने अभी इससे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जिसमें तीनों को एक साथ देखा था, उसमें देखा था ना कि कौन का एरिया सबसे बड़ा है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रभावित होगा पावर सर्ज जिससे। तो सेम यहाँ पे यही बात करनी है, यानी जो पावर स्विंग्स है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब किसकी जोन में, डिस्टेंस रिले की किस जोन में कितने समय तक रहता है, जो जितना ज़्यादा समय तक रहेगा वो उसको एज अ फॉल्ट ट्रीट करेगी और उस फॉल्ट को ट्रिप कर देगी, मतलब उस फॉल्ट फ्री सेक्शन को अलग कर देगी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जोन अपन ने देखी RX कर्व में, RX डायग्राम में जो अपन ने डिस्टेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स जोन देखी, उस जोन में जो पावर सर्जेज है वो कितनी देर तक रहते हैं, जो जितने ज़्यादा अगर प्रभावित होगा तो वो उसको एज अ फॉल्ट कंसिडर करेगी और सर्किट को ट्रिप कर देगी, और अगर वो कम प्रभावित होगा,
कम देर तक रहेगा तो वो उसको फॉल्ट नहीं करेगी, वो उसको ट्रिप नहीं करेगी। वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ पावर सर्ज, पावर सर्ज कितने लंबे समय तक रहता है और किसका एरिया ज़्यादा है किसका एरिया कम है, वो अपन इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो अगर तुमने दोनों पार्ट देख लिए तो आई होप तुम्हें ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा होल कॉन्सेप्ट था इफेक्ट ऑफ पावर सर्जेज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले की परफॉर्मेंस पे पावर सर्ज कैसे इफेक्ट करता है, ये अपन ने दोनों पार्ट में कंसिडर कर लिया। पहले में अपन ने उसकी थ्योरी समझ ली पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में अपन ने उसका एनालिसिस कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।